नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं हिंदी के उन 50 प्रश्नों को जो यूपी वीडियो 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इस श्रृंखला में 3 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं हिंदी के प्रश्नों के, जो यूपी वीडियो के थे 2018 एग्ज़ाम के। तो ये चौथा और अंतिम पेपर है। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न यही है दोस्तों कि एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ के हमें ये बताना है कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ठीक है, पहला प्रश्न यही है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। केवल एक ही प्रश्न दिया गया है इस गद्यांश पर आधारित। तो गद्यांश है उत्साह की गिनती। गद्यांश यहाँ से शुरू होता है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। ठीक है, वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम अगर इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें यही मिलता है कि किसकी बात हो रही है। गद्यांश में उत्साह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उत्साह की बात हो रही है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो उत्साह की बात हो रही, तो इसका उत्तर उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा इस गद्यांश का? उत्साह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो गद्यांश यहाँ से शुरू होता है कि कुंती अपने लाडले लाल को अपने हृदय के टुकड़े को कुंती अपने लाडले लाल और हृदय के टुकड़े को अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और आगे पढ़ते जाएंगे। उसके साथ यहाँ से देखते हैं आगे। उसके साथ न कोई मल्लाह था न पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। कौन बहाकर ले जा रहा था? भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। आगे पढ़ लेते हैं इस गद्यांश को। आप लोग वीडियो पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं पूरा। तो आगे दे रखा है कि अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। और आगे हम देखेंगे तो अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि ये उत्तर हैं दिए गए प्रश्नों के। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? पहला प्रश्न यही है, कहाँ छोड़कर आई थी? कुंती अपने शिशु को नदी में छोड़कर आई थी। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा को भाग्य लेकर जा रहा था। कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा को भाग्य लेकर जा रहा था। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? राजा अधिरथ ने, चौथा प्रश्न है, सेवकों को क्या आज्ञा दी? राजा अधिरथ ने मंजूषा को लाने की आज्ञा दी। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? चंपा नगरी के राजा अपनी स्त्री राधा और सेवकों के साथ स्नान करने आए थे। तो ये 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए दोस्तों, जो 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए जो इस दूसरे गद्यांश पर आधारित थे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय, यहाँ पे ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर याद रखिए। ऐसे एकदम सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, प्रश्न संख्या 7, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। ध्यान दीजिए कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख रहा है पत्र, लेकिन कैसे लिख रहा है? व्यक्तिगत नाम से लिख रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो हम विद्यार्थी को हमेशा अपने प्रधानाचार्य को जब पत्र लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी शीर्ष ही लिखना चाहिए, यही सबसे शुद्ध है। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण जब हम लिखते हैं, किसी का भावार्थ जब दिया रहता है, कोई मूल पाठ दिया हो उसका भावार्थ लिखना हो तो हमें 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। कितना? 1/3 शब्दों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक स्वर और दूसरी व्यंजन। ठीक है,
दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं हिंदी में, स्वर और व्यंजन। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर जो है कि मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये दो स्वर हो गए मात्रा के आधार पर, दो प्रकार के स्वर हो गए। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा और आभार। आभार जो है कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। तो यहाँ पे कष्ट जो है कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, बाकी आशा, क्षमा और सेना स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो विवाद, सार, रूप, आय। आय जो है कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, बाकी ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, चंदन, गृह, चंदन, पत्ता और सभा। तो स्त्रीलिंग बताना है यहाँ पे। सभा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती हैं संधि? 3 प्रकार की, स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि। यहाँ पे देख लीजिए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद करना है तो सत धन आनंद क्या होगा? सत धन आनंद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत धन आनंद यहाँ पे व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में स्वर संधि है। स्वर संधि का कौन सा रूप? दीर्घ संधि का। ठीक है, पुस्तक धन आलय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिधन उदय की संधि कीजिए। क्या करना है? संधि करना है, संधि विच्छेद नहीं, संधि करना है, जोड़ना है। तो अभिधन उदय में उदय की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभ्युदय। कौन सी संधि होगी यहाँ पे? यड़ संधि। कौन सी संधि होगी इसमें? यड़ संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव अर्थात जैसा संभव हो, तो उसे हम यहाँ पे कौन सा? प्रथम पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 22। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम ईश्वर। इसका समास विग्रह क्या होगा? परम ईश्वर। समास विग्रह क्या होगा? परम ईश्वर। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे अधि उपसर्ग होगा। क्या उपसर्ग होगा इसमें? अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। ठीक है, अधि उपसर्ग का श्रेष्ठ ऊपर सामीप्य अर्थ होता है। ठीक है, इस उपसर्ग में निर्मित अन्य शब्द अध्यात्म, अधिकार, अधिकरण आदि हो गए। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों सभी अशुद्ध दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है कि इसका उत्तर आयोग ने भी शायद गलत माना है। क्या होगा यहाँ पे? ये सभी गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24। प्रश्न संख्या 24। संग्राम में उपसर्ग बताइए। सम धन ग्राम होता है। क्या होता है? सम धन ग्राम। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधान मूल शब्द होता है, ई प्रत्यय लगा देते हैं, सावधानी हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बड़ी ई। ठीक है, सावधानी। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में, ये प्रश्न संख्या 26 रहा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में गी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? हमें तत्सम बताना है। प्रिय, पिया, मोर और चार। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द होगा क्या होगा? प्रिय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, श्लाका, तिक्त और चार। वचन, श्लाका, तिक्त और चार। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चार। चार का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है? चत्वार। ठीक है, चार जो है आप करिएगा
हाँ, 4 शब्द तद्भव है जिसका तत्सम रूप है चत्वार। ठीक है, चत्वारः। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विशेषज है? कौन सा शब्द विशेषज है? तो पहला विकल्प है रिक्शा, जूता, तेंदुआ और नाव। तो यहाँ पे विशेषज शब्द की बात करें तो ये रिक्शा जो है विशेषज शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ विकल्प दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गाय कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बीमारी जो है कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली कैसी संज्ञा है? दिल्ली जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा, मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं दोस्तों। तो वो प्रश्न संख्या 32 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हिंदी के 11 सर्वनाम हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। पर्वती कौन सा विशेषण है? पर्वती जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पर्वती कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 35। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पे दिया है आगरा, चमकीला, कुछ और लिखना। तो चमकीला जो है विशेषण है, आयोग ने जो उत्तर दिया है। वैसे कुछ भी जो है विशेषण है, बट इसको आयोग ने उत्तर नहीं माना है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये आसान है एकदम, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 37। राम सो रहा है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये इस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी? राम सो रहा है, राम गिर रहा है, ये कैसी क्रिया हो जाएंगी? अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? एक सप्ताह बाद आया, क्रिया क्या है? आना। यहाँ पे क्रिया क्या है? आना। आना से पहले क्या है? बाद। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ीं, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो सेनाएं जो है युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ीं, तो यहाँ पे आगे बढ़ीं, तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? आगे। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ीं, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द आगे है। क्या है संबंधवाचक शब्द इसमें? आगे। यह अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय कालवाचक है। ठीक है, कौन सा अव्यय है आगे? संबंध बोधक अव्यय। ठीक, कालवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। समुच्चय बोधक शब्द मतलब अव्यय कौन सा है? तो यहाँ पे क्या अव्यय होगा? और। क्या होगा इसका उत्तर? और। ठीक है, प्रश्न ये आगे देख लेते हैं, इसके विकल्प जो दिए गए हैं। ये है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह आया और मैं गया, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय क्या हो जाएगा? और। ठीक, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं दोस्तों। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द क्या हो जाएगा इसका? हाय। क्या हो जाएगा? हाय। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची? कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक मतलब सेना हो गई। किसकी बात कर रहे हैं? सेना। अनीक का अर्थ क्या होता है? सेना। से जो है सेना का पर्यायवाची अनीक होता है। अनीक के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, अनीक, कटक, अनी, अनकीनी, चमू, दल और सैन्य वाहिनी, ये हो गए अनीक के पर्यायवाची। कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची वसन हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसन हो जाएगा। चलन, गगन, जंगल, ये सब नहीं।
कपड़ा के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं, कपड़ा का पर्यायवसन, इसके अन्य पर्यायवाची वस्त्र हो गया, चीर हो गया, आंबर, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास, ये हो गए कपड़ा के पर्यायवाची। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आकाश का विलोम बताइए। आकाश का हो जाएगा विलोम पाताल। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45, पृथ्वी का विलोम क्या होगा? पृथ्वी का विलोम जो है आकाश हो जाएगा। पृथ्वी का विलोम क्या होगा? आकाश। तो आकाश का विलोम पाताल और पृथ्वी का विलोम आकाश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगर पाताल नहीं होता, इस प्रश्न में ये चीज़ देख लीजिए दोस्तों कि प्रश्न संख्या 44 में आकाश का विलोम बताइए, पाताल है। ठीक है, यहाँ पे आकाश का विलोम पाताल हो गया। इस प्रश्न की बात कर रहा हूँ, प्रश्न संख्या 44 की। तो यहाँ पे अगर ये पाताल ऑप्शन नहीं होता, कौन सा? ये पाताल ऑप्शन अगर नहीं होता तो इसका उत्तर क्या हो जाता? धरती या पृथ्वी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। शब्द युग्म मतलब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्भय और दोनों। निर्भय और दोनों। ठीक है, अभय का अर्थ होता है निर्भय, जो ना डरे। ठीक है, जिसमें डर ना हो। और उभय का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जैसे आपने सुना होगा उभयचर। उभयचर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि जो जल और थल जो दोनों में रह ले, उसे हम क्या कहते हैं? उभयचर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 47। इसमें दिया गया है अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले अली का अर्थ होता है भौरा और दूसरे अली का अर्थ होता है सखी। तो कौन सा विकल्प? विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। उपसर्ग जो शब्द में आगे जुड़ता है, पहले जुड़ता है, कहाँ पे? पहले जो जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, विकल्प सी उत्तर हो जाएगा इसका। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, मतलब बाद में जुड़ता है। प्रश्न संख्या 49, कौन सा शब्द युग्म है? शब्द शुद्ध है, 49, प्रश्न संख्या 49 में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 46 दे रखा है, 46, 46, 46। तो यहाँ पे 46 शुद्ध रूप क्या होता है? 46 होता है। क्या होता है? 46। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, उज्जलन, उज्ज्वलन, उज्जलन, उज्जलन। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होगा क्या होगा? उज्ज्वलन। क्या होगा? उज्ज्वलन। ये शुद्ध शब्द होगा, बाकी के सभी की वर्तनी इनकरेक्ट है, गलत है। तो दोस्तों ये हिंदी के 50 प्रश्न रहे। यूपी वीडियो में जो 4 पेपर सेट बनाए गए थे, पेपर सीरीज ई, पेपर सीरीज एफ, पेपर सीरीज बी और पेपर सीरीज ए। तो ये ए पेपर सीरीज का पहला ए पेपर सेट है और मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं मेरे चैनल के, देख सकते हैं मेरे चैनल पे ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोडेड है। हिंदी का ये चौथा वीडियो होगा यूपी वीडियो का। तो आप उसमें से तीनों पेपर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, मेरा भी कहीं ना कहीं चयन हो जाए, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।